अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है YD योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ेंगे। रॉन्ग फॉरम इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है इंडिया और रशिया के एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को ख़त्म कर देने की, कहाँ पे, UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेस्ड है। चलिए डिटेल में देखेंगे। ये आपका क्विज़ है आज का। आधा घंटा मन से इन्वेस्ट करो क्लास में और फिर 5 में से 5 मार्क्स लो। फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको RC का, अच्छे से आपको पढ़ना होगा। सेकंड और थर्ड मिलेगा आपको एरर्स का, जो भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखोगे सेकंड थर्ड में लगेंगे, और लास्ट वाले 2 में लगेगी आपकी वोकैबुलरी। चलिए मन से सीखो। लेक्चर के लास्ट में आपको सोल्यूशन देता हूँ इस क्विज़ का। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है रॉन्ग फॉरम। रॉन्ग मतलब गलत, फॉरम मतलब मंच। ध्यान से देखो इस फॉरम नाम के वर्ड को। फॉरम, मंच या प्लेटफॉर्म, इसको कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। प्लेटफॉर्म बोलते हुए आप एक गलती करते हो। आप प्लेट और फॉर्म को आपस में मिला करके इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से लिख देते हो। अब समझो, ना तो ये प्लेटफॉर्म होता है और ये ना प्लेटफॉर्म लिखा जाता है। इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म। आया समझ में? प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग में बीच में ई मत लगा के आना। तो कह रहा है गलत फॉरम है, गलत मंच है। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, ये आगे बताएगा। फॉरम एक सिंगुलर वर्ड है, अगर इसका प्लूरल आप बनाते हो तो ये बन जाता है फॉरम्स या फोरा। उसी तरीके से अगर स्टेडियम, लास्ट में UM देख रहे हो, UM, ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में UM आता है, ये ग्रीक रूट के होते हैं। इनको जब प्लूरल किया जाता है तो लास्ट में A लगाया जाता है ना, A लगाया जाता है। फोरम का फोरम्स भी बनता है लेकिन ज़्यादा अच्छा चलता है फोरा। स्टेडियम का स्टेडियम्स भी बनता है लेकिन प्रेफर किया जाएगा स्टेडिया। अब ये जो बाकी के आप देख रहे हो ना, इनमें तो आप S लगा ही नहीं सकते हो। डेटम्स तो होता ही नहीं है, आप इसको डेटा ही लिखोगे। बैक्टीरियम्स नहीं होता है, अगर प्लूरल बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा बैक्टीरिया। अडेंडम, लास्ट में लगी हुई कोई लिस्ट किसी किताब के, अडेंडम, अगर प्लूरल बनाना है तो ऐसी कई सारी लिस्ट को बोलेंगे हम क्या, अडेंडा। करिकुलम मतलब आपका सिलेबस किसी एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको बोलना पड़ेगा करिकुला। तो ये कुछ नाउन के कॉन्सेप्ट्स हैं, याद रखना। लास्ट में UM आ रहा हो वो नाउन्स सिंगुलर से प्लूरल बनाते हुए S की बजाय प्रेफर करते हैं UM की जगह I को। चलिए आज के क्विज में यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आ जाओ टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द अटेम्प्ट to securitize the climate change agenda could have unintended consequences। कह रहा है जो अटैम्प्ट है ना, जो कोशिश है, अच्छा किस चीज़ की भाई, सिक्योरिटाइज करने की। अब ये क्या होता है, किसी चीज़ में सिक्योरिटी का एक एलिमेंट घुसा देना, किसी चीज़ को सुरक्षा से जोड़ देना, सिक्योरिटी से, है ना। कह रहा है जो अटैम्प्ट है सुरक्षा से जोड़ देने का, सिक्योरिटी के एलिमेंट को घुसा देने का, सिक्योरिटाइज कर देने का, और किसको, क्लाइमेट चेंज के एजेंडा को, क्लाइमेट चेंज के पूरे इश्यू को। कह रहा है ये जो अटेम्प्ट ना, ये रख सकता है, कुड हैव, ये रख सकता है फ्यूचर में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को, ऐसे रिजल्ट्स को, ऐसे आउटकम्स को जो अनइंटेंडेड हैं, जो आपने सोचे नहीं होंगे लेकिन फिर भी हो जाएंगे। आया समझ में? तो अगर आप क्लाइमेट चेंज को सिक्योरिटी से जोड़ रहे हो, क्लाइमेट चेंज को UNSC के अंदर डिस्कस कर रहे हो, जो कि सिक्योरिटी मामलों को डिस्कस किया करती है, तो ये अटेम्प्ट अपने आप में बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में लाएगा जो आपने अभी सोचे नहीं है लेकिन आपको देखने हो सकता है पड़ जाएं। अटेम्प्ट आपका सब्जेक्ट है, कुड हैव आपकी वर्ब है। कुड यहाँ पे वीक फ्यूचर को बता रहा है, ऐसा काम जो फ्यूचर में हो सकता है पर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, तो हम वहाँ पे विल की जगह पे माइट, कुड, वुड, इस तरह की मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं, जिसमें कुड सबसे कम वीक फ्यूचर को बताता है ना, सबसे ज़्यादा वीक फ्यूचर को। सिक्योरिटाइज मैंने आपको बता दिया, टू ऐड एन एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी इनटू समथिंग, किसी चीज़ को सुरक्षा से जोड़ देना। अनइंटेंडेड मतलब जिसमें आपकी इंटेंशन हो नहीं फिर भी हो जाए, इसको विदाउट इंटेंशन बोल दो, इनएडवर्टेंट बोल दो, इनवॉल्यूंटरी बोल दो, या फोर्चुटस बोल दो। ठीक है, ये सारे वर्ड्स अपने अभी डिटेल में देखेंगे। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट या आउटकम। चलिए अब एक काम करते हैं, वोकैब आप देख रहे हो काफ़ी भारी यूज हुई है, सारी वोकैबलरी को अपने अलग से देख लेते हैं ताकि बाद में इसको आसानी से पढ़ पाएँ। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com।
इसकी खूबी क्या है, इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं, डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ये अपनी वोकैब शीट है, सभी नए पुराने वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे। रोज़ इसको अपने अपडेट करते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से इस शीट को डाउनलोड कर सकते हो। पहला वर्ड है इटर्नल, फिर पुराना एक वर्ड है एम्बिट, एक्सेसरबेट, ये भी पुराना वर्ड है, कंसेंसस अगेन, फॉर्चूटस एक नया वर्ड है जिसको आज अपने सीखेंगे। पुराने वर्ड्स को एक बार अपने दिमाग में रिवाइज करो, कितना आपको याद है ना। चलिए, इटर्नल कभी ना ख़त्म होने वाला, नेवर एंडिंग, टिकाऊ, लंबा चले जो, इटर्नल। द सेज वॉज इन एन इटर्नल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड निर्वाणा, संत जो था एक कभी ना ख़त्म होने वाली क्वेस्ट या तलाश में था सच और मोक्ष की। तो इस सेंटेंस को हमने इटर्नल पे कई बार बनाया है। तो इटर्नल को प्रोट्रैक्टेड बोलते हैं, परसिस्टेंट बोलते हैं, एंडलेस बोलते हैं, लास्टिंग, सस्टेन्ड, क्रोनिक, परपेचुअल, पेरिनियल, है ना, अबाइडिंग, ये सब जो है इटर्नल के सिनोनिम्स हैं। एक नया सिनोनिम हमने ऐड कर दिया आज, लॉन्ग हेल्ड, लंबे वक्त तक चलने वाला, लंबे वक्त तक पकड़ा रखा हो जिस चीज़ को आपने, लॉन्ग हेल्ड। तो इटर्नल नाम का ये सिनोनिम जो है इसका, लॉन्ग हेल्ड नाम का, ये आप आज आर्टिकल में देखेंगे, लंबे वक्त तक चलने वाला। फिर एक वर्ड है अपने पास एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है दायरा, स्कोप। लॉ मेकिंग पावर्स ऑन पुलिस एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। लॉ बनाने की जो पावर्स हैं पुलिस पे और एग्रीकल्चर पे, खेती पे और पुलिस पे, ये दायरे में आती हैं हमारे देश के राज्यों के। तो एम्बिट को आप परव्यू, ऑर्बिट, जुरिस्डिक्शन, रेमेडियस, स्फीयर भी बोल सकते हैं। एम्बिट को आज आप फिर से आर्टिकल में देखेंगे, दायरे को। एक्सेसरबेट, चीज़ों को बद से बदतर बनाना, मेक मैटर्स वर्स। कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स कैन एक्सेसरबेट योर डायबिटीज़, मीठा खाना आपके डायबिटीज़ को यानी शुगर को बद से बदतर बना सकता है ना, एक्सेसरबेट। वर्सन बोल दो, एग्रावेट बोल दो, एक्सेसरपेट बोल दो, सब इसके सिनोनिम है। ये बहुत अच्छा वर्ड है एक्सेसरबेट, है ना। तो एक्सेसरपेट को भी आपने आर्टिकल में देखने वाले हैं। कंसेंसस मतलब आम सहमति, अग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टीज, ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन एन इश्यू। Even after 13 rounds of discussions, no concession could be reached between India and China on the border issue. 13 डिस्कशन के राउंड होने के बाद भी कोई सहमति रीच नहीं की जा सकी, किसी भी सहमति पे हम नहीं पहुंच सके इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इशू के ऊपर। कंसेंसस, यूनानिमिटी बोलते हैं कंसेंसस को, सबका जब यूनो मतलब एक ही, एनिमस यानी कि दिमाग हो जाए, यूनो एनिमस सब एक दिमाग के हो जाए, कंसेंसस में आ जाएंगे, एग्रीमेंट में आ जाएंगे। ये सारे अपने पास पुराने वर्ड्स थे। अब एक नया वर्ड है फॉर्चुइटस। फॉर्चुइटस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बिना किसी कारण के हो जाए, एक्सीडेंटली हो जाए, अनइंटेंडेड मैनर में हो जाए। जैसे एन फॉर्चुइटस आउटकम ऑफ एनी पैंडेमिक इज इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक अनइंटेंडेड, एक बिना कॉज का, एक एक्सीडेंटल आउटकम किसी भी पैंडेमिक का ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो बढ़ी हुई बेरोजगारी, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट जो है, इसका एक आउटकम होता है। कोई चाहता नहीं है कि पैंडेमिक में लोग बेरोजगार हों, लेकिन अपने आप ही फॉर्चुइटस मैनर के अंदर, अनइंटेंडेड मैनर के अंदर ये हो जाता है। तो फॉर्चुइटस नाम का अच्छा वर्ड है, इसका सिनोनिम है अनइंटेंडेड, जिसको अपने आर्टिकल में देखेंगे। इसको इनएडवर्टेंट भी बोलते हैं, जिसके पीछे कुछ काम किसी ने किया ना हो फिर भी वो काम हो जाए एक्सीडेंटली, फॉर्चुइटस। चलिए, वो क्या है आपको डिटेल में बता दी है। एक समरी मैं आपको दे दूं, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम है दुनिया भर में सुरक्षा के मुद्दों को देखना, कहीं पे वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, कहीं पे केमिकल वेपन ना आ जाए, है ना, न्यूक्लियर वेपन जो है कोई अटैक ना कर दे कंट्री। ये यूएनएससी का काम है इन चीज़ों को देखना। लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे एक रेजोल्यूशन रखवाया गया, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि क्लाइमेट चेंज भी सुरक्षा चुनौती है दुनिया भर के लिए। हुआ क्या, इस रेजोल्यूशन को इंडिया और रशिया ने अपोज किया, और रशिया जिसके पास यूएन के अंदर क्या वीटो पावर है, वीटो पावर का यूज़ करके उसने इस रेजोल्यूशन को कैंसिल भी करवा दिया। हमारा आर्टिकल कह रहा है बिल्कुल ठीक हुआ है ये काम। क्यों हुआ? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जो है यूएनएससी को बिलोंग नहीं करता है, ये मुद्दा एक दूसरी संस्था को बिलोंग करता है,
संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशंस की। तो जिसका काम उसी को साझे, जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वहीं पे उसको रखा जाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप उसको क्लाइमेट चेंज को वहाँ से उठा करके यूएनएससी में लाओगे तो इससे होगा क्या, दुनिया के जो बड़े देश हैं जिनके पास यूएनएससी में वीटो पावर है, इन देशों के पास ताकतें आ जाएंगी क्लाइमेट चेंज पे कानून बनाने की, जिसको इंडिया या दूसरी नॉन वीटो कंट्रीज को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। तो इंडिया का यही कहना है कि 5 देश मिल करके पूरी दुनिया के क्लाइमेट चेंज के कानूनों को नहीं बना सकते। क्लाइमेट चेंज सबकी जिम्मेदारी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारी दुनिया की राय मिल जाने के बाद ही क्लाइमेट चेंज पे कानून बनने चाहिए। तो इस वजह से भी इंडिया ने यूएनएससी में इसको अपोज किया। हमारा आर्टिकल कह रहा है वी वेलकम दिस मूव। बिल्कुल ठीक किया इंडिया ने। इस काम को करके इंडिया ने बता दिया है कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा सबके लिए है, ना कि सिर्फ 5 बड़े देशों के लिए। तो आज की टोन है जस्टिफाइंग, जस्टिफाई कर रहा है हमने जो काम किया है उस चीज़ को, है ना, जस्टिफाइंग टोन में। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। अगर अभी तक अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पे भी रखी है, iOS पे भी रखी है, नीचे लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। क्वालिटी कोर्सेज मिलते हैं आपको अपने एप्लीकेशन पे। सारे कोर्सेज मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। जैसे राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बेसिक से एडवांस का लिखना सिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से। अब ऐसे, लेटर, समरी, इन सब चीज़ों पे अपने पहुँच चुके हैं बेसिक से चलते हुए। इसी तरीके से बैंकिंग का कॉम्बो भी अवेलेबल है, क्लरिकल पीओ के लिए, प्रीलिम्स मेंस के लिए 2 साल की वैलिडिटी है। आपको हर तरह के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ में इस कॉम्बो में सिखाया जा रहा है। एसएससी बैंकिंग के कोर्स भी हैं 50-50, 100-100 रुपये में, उनका फ़ायदा भी उठा सकते हो प्रीलिम्स वाले। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू एप्लीकेशन, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करें। कह रहा है इंडियाज़ नेगेटिव वोट एट द यूएनएससी, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑन अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज is a reflection of its long-held opposition to expanding the UNSC's mandate into areas that are already being dealt with by other multinational fora। कह रहे इंडिया का जो नेगेटिव वोट है, इंडिया ने जो अपोजिशन दिखाया है, और कहाँ पे ये दिखाया गया है, यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और किस चीज़ पे, एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पे, एक नए प्रस्ताव पे, जो ड्राफ्ट है, जो अभी भी पारित नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है। और ये रिजोल्यूशन किस पे है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। कह रहा है जो ये इंडिया का नेगेटिव वोट है ना इस तरह का, कह रहा है वो एक रिफ्लेक्शन है, एक परछाई है। और किसकी, इसकी लॉन्ग हेल्ड ऑपोजिशन की, इंडिया की बहुत लंबे वक्त से इटर्नल चलने वाली जो है ऑपोजिशन की। और ऑपोजिशन किस चीज़ के लिए लेकर के, एक्सपांड करने को, बड़ा करने को, यूएनएससी के मैंडेट को, यूएनएससी के दायरे को, और किस चीज़ में, ऐसे एरियाज़ के अंदर, ऐसे क्षेत्रों में जो कि पहले से ही डेल्ट विद किए जा रहे हैं पैसिव वॉइस में, जिनको पहले से ही सामना किया जा रहा है, निपटा जा रहा है दूसरे मल्टीनेशनल फोरा के द्वारा, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। तो इंडिया ने नेगेटिव वोट किया फिर एक बार, और फिर दिखा दिया अपनी लॉन्ग हेल्ड ओपोजिशन को कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि यूएनएससी का मैंडेट एक्सपैंड हो और ऐसे एरियाज़ के अंदर बढ़ करके हो जाए जो एरियाज़ पहले से ही दूसरी संस्थाओं के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डील विद किए जा रहे हैं, है ना। ऐसे इस तरह से यूएनएससी को दूसरों के काम में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यही इंडिया का लॉन्ग हेल्ड ओपोजिशन है। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव वोट की वर्ब है इज, दैट आया है यहाँ पे एरियाज़ के लिए, है ना, वो एरियाज़ जो कि डेल्ट विद किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस कंटिन्यूस टेंस, दैट की वर्ब है आर बीइंग डेल्ट विद। डील विद, कंटेंट विद, पुट अप विद, सब आप जानते हैं, किसी से निपटना, है ना। मैंडेट का मतलब होता है कमांड या ऑर्डर। यूएनएससी का कमांड या ऑर्डर हमें एक्सपेंड नहीं करना है दूसरे एरियाज़ के अंदर। फोरा आप देख चुके हो, फोरम का जो है प्लूरल है, फोरम का प्लूरल बनाएंगे फोरा, अभी ऊपर बताया था ना। तो मल्टीनेशनल फोरा का मतलब है मल्टीनेशनल फोरम्स। चलो अब आपसे एक सवाल कर लेते हैं, ओपोजिशन टू एक्सपैंड क्यों नहीं लिखा हुआ? ऐसा कौन सा रूल लगा, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए कि ओपोजिशन टू एक्सपैंड हमें लिखना पड़ा, ना कि एक्सपेंडिंग लिखना पड़ा, ना कि एक्सपैंड, है ना। चलो कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, लेकिन आईएनजी फॉर्म क्यों आई है ध्यान से समझो। ये सारे आपको ये सारे के सारे फ्रेजेस ध्यान में रखने हैं। 25 से 30 फ्रेजेस हैं, जहां भी इनको देखोगे इनके बाद में देखोगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, नहीं तो आएगा एक नाउन, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस में नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कमिटेड टू, एडिक्टेड टू,
यहीं पे आप अपोज टू या ऑपोजिशन टू नाम की फ्रेज को भी रख सकते हैं। ये फ्रेजेज आप बार बार देखोगे, खास करके ये शुरू वाले विद द व्यू टू व्हेन इट कम्स टू, है ना, ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपके दिमाग में बैठेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। चलिए, तो ऑपोजिशन टू प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्सपैंडिंग हमने लिखा है। कह रहा है द रिजोल्यूशन पायलटेड बाय आयरलैंड एंड नाइजर एंड विच हैड द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ UNSC members was voted down by India and Russia. It has veto powers while China abstained. अब बता रहे इंडिया का नेगेटिव वोट और किसके साथ में था, इंडिया के साथ में कौन खड़ा था। कह रहा है जो रिजोल्यूशन है ना, ये जो प्रस्ताव है जो पायलट किया गया, पायलट करने का क्या मतलब है भाई, पायलट का एक जो है पायलट वो प्लेन को उड़ाता है, उसको गाइड करता है, उसको सही दिशा देता है ना, उसको आगे ले जाता है। कह रहे ये प्रस्ताव जो आगे ले जाया जा रहा था, पायलट किया जा रहा था, सही दिशा दिया जा रहा था, डायरेक्शन आयरलैंड और नाइजर के द्वारा, ये दोनों कंट्रीज़ ने इस रिजोल्यूशन को तैयार करके रखवाया था। और कह रहे वो विच जिसके पास सपोर्ट था ज़्यादातर UNSC के मेंबर्स का, मेजोरिटी मेंबर्स का। कह रहा है इस रेजोल्यूशन को वोट डाउन किया गया, इस रेजोल्यूशन को वोटिंग करके गिराया गया, और किसके द्वारा, इंडिया और रशिया के द्वारा। अब ये रशिया कौन है, कह रहा है रशिया इट हैज़ वीटो पावर्स, इसके पास तो वीटो पावर्स भी है। कह रहा है जबकि वाइल चाइना ने एब्सटेन किया, चाइना ने परहेज किया, चाइना ने ना इसके लिए पॉजिटिव वोट किया ना इसके लिए नेगेटिव वोट किया, है ना, नोटा वाला ऑप्शन चाइना ने चूज कर लिया। समझ गए। रेजोल्यूशन की वर्ब है वॉज वोटेड डाउन, पैसिव वॉइस में विच आया है रेजोल्यूशन के लिए, विच की वर्ब है हैड, इट की वर्ब है हैज, चाइना की वर्ब है एब्सटेन्ड। रशिया के बाद में आप ये दो हाइफन्स देख रहे हो, इन दोनों हाइफन्स का मतलब है एक ब्रैकेट से ब्रैकेट लगा हुआ है। आप चाहो तो इन हाइफन्स को ब्रैकेट में चेंज कर सकते हो, रशिया के बाजू में ब्रैकेट में लिख सकते हो इट हैज़ वीटो पावर्स। लेकिन जब ब्रैकेट बहुत बड़ा बनता हो, ब्रैकेट में एक पूरा क्लोज आता हो, तो ब्रैकेट को हम हाइफन यानी कि डैश में तोड़ देते हैं। पंक्चुएशन का एक रूल है छोटा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। एब्सटेन मतलब परहेज करना, रिफ्रेन करना, होल्ड बैक करना, किसी चीज़ में शरीक ना होना। चलिए, ये पंक्चुएशन राइटिंग स्किल्स के कोर्स में आपका कवर हो जाएगा। कर देयर पोजीशन इज दैट द UNSC's प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज आर आउटसाइड इट्स एम्बिट। अब क्यों किया इंडिया और रशिया ने, कह रहा उनकी पोजीशन ये है, उनका कहना ये है क्या भाई, कि UNSC की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन जो उसका फ़र्ज है वो क्या है, वो है मेंटेनेंस करना, बनाए रखना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी को, है ना। और कह रहे जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज है ना, ये सभी के सभी हैं इसके एम्बिट यानी कि दायरे से बाहर। तो यही कहना है इंडिया और चाइना का कि आपका काम तो इंटरनेशनल पीस को करना है, सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। ग्लोबल वार्मिंग पे कब से आप कानून बनाने की ताकत रखने लगे, और अगर आप रखने लगे हो तो ये गलत है, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। पोजीशन की वर्ब है इज, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्ब है इज, क्लाइमेट चेंज इश्यूज की वर्ब है आर। एम्बिट, परव्यू, जुरिस्डिक्शन, डोमेन, दायरा, याद है ना सबके सब, इसके सिनोनिम है एम्बिट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे रीजन भी बताएगा ऐसा इंडिया ने क्यों किया, रशिया ने ऐसा क्यों किया। कह रहा बट द सपोर्टर्स ऑफ द रेजोल्यूशन आर्ग्यू दैट द क्लाइमेट इज क्रिएटिंग सिक्योरिटी रिस्क इन द वर्ल्ड which will exacerbate in the future with water shortage, migration and destruction of livelihoods। कह रहा लेकिन जो सपोर्टर्स हैं इस रिजोल्यूशन के, जिन लोगों ने इस रिजोल्यूशन को लेकर के आए थे, जिन्होंने इसके लिए पॉजिटिव वोट किया था, वो ऐसा आर्ग्यू करते हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो क्लाइमेट है वो क्रिएट कर रहा है सिक्योरिटी रिस्क को पूरी दुनिया में। क्लाइमेट की वजह से पूरी दुनिया में सुरक्षा के रिस्क जोखिम पैदा हो रहे हैं। कह रहा है वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सेसरबेट करेंगे, जो और ज़्यादा बद से बदतर बनाएंगे, वर्सन करेंगे, एग्रावेट करेंगे। और कब, फ्यूचर में। और किस चीज़ के साथ में भाई, एक तो पानी की कमी के साथ, दूसरा माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों का, और तीसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइवलीहुड्स के साथ, लोगों के लाइवलीहुड यानी कि रोजगार के ख़त्म हो जाने के साथ। तो ऐसा सपोर्टर्स का कहना है कि UNSC को बनाना चाहिए कानून, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज में सुरक्षा भी जुड़ चुका है इन सब चीज़ों की वजह से। जब लोग माइग्रेट करेंगे, पानी कम होगा, डिस्ट्रॉय होंगे लाइवलीहुड, तो अपने आप वर्ल्ड पीस जो है उसके अंदर खलल पड़ने वाली ही है। सपोर्टर्स की वर्ब है आर्ग्यू, क्लाइमेट की वर्ब है इज क्रिएटिंग, विच की वर्ब है विल एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट, वर्सन, एग्रावेट, चीज़ों का बद से बदतर होना, एक्सेस्पिरेट, सब इसके सिनोनिम है। याद है ना आपको अच्छे से,
लाइवलीहुड मतलब रोजगार, जो काम आप करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कह रहा है जर्मनी हैड सर्कुलेटेड अ सिमिलर ड्राफ्ट लास्ट ईयर विच वॉज नेवर पुट टू वोट इन द सिक्योरिटी काउंसिल एज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपोज्ड इट। कह रहे जर्मनी ने सर्कुलेट किया था एक ऐसे ही ड्राफ्ट को पिछले साल। तो ऐसा नहीं है नाइजर और या आयरलैंड पहली बार ऐसा कुछ करके आए हैं, जर्मनी भी कर चुका है इस तरह के काम को पिछले साल। और कह रहा है वो वाला ड्राफ्ट जो है ना, जो कि नेवर पुट टू वोट हुआ, जिस पे कभी वोटिंग के लिए रखा ही नहीं गया, पुट किया ही नहीं गया वोटिंग के लिए, और किस में, सिक्योरिटी काउंसिल में। अच्छा क्यों हुआ ऐसा? कह रहा है एज क्योंकि ट्रंप का जो प्रशासन है उसने इसको अपोज किया था, उसने इसको जो इसके खिलाफ जो है अपना जो है बात रखी थी, है ना, इसको अपोज किया था। आ गया समझ में? जर्मनी की वर्ब है हैड सर्कुलेटेड पास परफेक्ट टेंस में, ये काम हो चुका था इस काम के होने से पहले ही। विच की वर्ब है वॉज नेवर पुट, व्हेन यू पुट समथिंग टू वोट, आप उस चीज़ को वोटिंग के लिए सबके सामने रखते हो, पुट टू वोट। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसकी वर्ब है अपोज करना, है ना, अपोज्ड। अब आपसे मेरा एक सवाल है, अपोज के बाद में आपने बहुत बार टू देखा होगा। फार्मर्स हैव बीन अपोजिंग टू द 3 फार्म बिल्स, है ना। अगर यहाँ पे टू लगा दूँ तो क्यों मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, या क्यों मेरा सेंटेंस अपोज के बाद टू ना लगाने से सही हो जाता है? खुद से सोच के बताओ, फिर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझा देता हूँ। चलो देखो, दो वर्ब्स हैं, एक है अपोज, एक है ऑब्जेक्ट। अपोज वर्ब अपने बाद में टू नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट वर्ब, ध्यान देना, वर्ब अपने बाद में टू को लेती है। कहने का मतलब क्या है, दोनों वर्ब्स हैं तो सिनोनिम्स, एक दूसरे का सिनोनिम है, लेकिन एक वर्ब प्रेपोजिशन लेती है और एक अपने बाद नहीं लेती। तो अपोज के बाद में अगर टू लगा रहे हो तो गलत है, आपको लिखना चाहिए फार्मर्स हैव बीन अपोजिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, वर्ब के आईएनजी फॉर्म। तो फार्मर्स हैव बीन अपोजिंग बिना टू के द 3 फार्म बिल्स। लेकिन अगर आप ऐसे लिख दो फार्मर्स हैव बीन, यहाँ पे वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा देता हूँ, ऑब्जेक्टिंग, है ना, ऑब्जेक्टिंग, तो यहाँ पे टू को लगाना लाजमी है, जरूरी है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आना चाहिए, सर ये अपोज ऑब्जेक्ट तो आपने समझा दिया, ऐसी कोई और भी वर्ब्स हैं क्या जिनका हमें ध्यान रखना है, एक दूसरे के सिनोनिम होती हैं? तो हाँ बिल्कुल हैं, अपने पास 14 ऐसे फ्रेजेज हैं, 14 ऐसे अपने पास जोड़े हैं। डिमांड, रिक्वेस्ट, इनका सिनोनिम होता है आस्क, तो आस्क के बाद में 4 आता है, इन दोनों के बाद में 4 नहीं आता है। सीक के बाद में 4 नहीं आता, लेकिन लुक के बाद में 4 आ जाता है, दोनों सिनोनिम है, लुक 4 और सीक। ऑब्जेक्ट अपोज टू, अपोज इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू, है ना, इक्वल इज इक्वल टू इक्वेट टू, इनहैबिट इज इक्वल टू लिव इन, घर के अंदर रहते हो तो वी लिव इन अ हाउस, लेकिन वी इनहैबिट अ हाउस, है ना, इसके बाद में इन मत लगाना। तो ये आपको याद रखने हैं, 14 ही आपको बता रहा हूँ मैं, बार बार एग्जाम्स में देखते हो इनको, इसीलिए अलग करके यहाँ हमने रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो अपने वापस आए, एक मैं इसके अंदर आपको छोटा सा सरप्राइज देता हूँ। थर्ड वाला देख रहे हो ना, फार्मर्स आर अपोज टू द 3 फार्म बिल्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट। अब आप पूछोगे सर ये कैसे, आपने ये अभी तो बताया अपोज के बाद में टू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने फिर बताया आपको, ये सारी वर्ब्स हैं, ये सारी वर्ब्स हैं, कंफ्यूजिंग सिनोनिम है वर्ब्स के। यहाँ पे अपोज्ड एक एडजेक्टिव है, अगर आप इसको देखो तो फार्मर्स आर अपोज्ड, आप इसको वर्ब बनाओगे तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। पैसिव वॉइस बनाने का मतलब है फार्मर्स के ऊपर काम हो रहा है, फार्मर्स को अपोज किया गया है। अरे फार्मर्स को अपोज होना किया गया है, फार्मर्स अपोज्ड हैं। यहाँ पे एक्चुअल में अपोज्ड पैसिव वॉइस वाली वर्ब नहीं है, अपोज्ड एक एडजेक्टिव है। तो ये जो वर्ब है ना अपोज, जब एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाए, जब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिन, इनके बाद में आ जाए एडजेक्टिव बन के, या पार्टिसिपल फॉर्म में अपने बाद में टू को ले लेती है। तो फार्मर्स आर अपोज्ड टू बिल्कुल करेक्ट है। आ गया समझ में? वर्ब का फॉर्मूला वर्ब पे लगाना, वर्ब का फॉर्मूला एडजेक्टिव पे मत लगाना। अपोज्ड अगर एडजेक्टिव है तो अपने बाद में टू लेता है, फार्मर्स आर अपोज्ड टू इज क्वाइट करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों के थोड़ा अंदर घुसो, इसलिए बोलता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच को आप माइंड करना शुरू कर दो, कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है सेंटेंस में। मेरा पूरा ग्रामर पढ़ाने का तरीका इसी जो है आइडिया के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है ना। कह रहे नाउ विद द सपोर्ट फ्रॉम Biden administration, the developed world is pushing to include what they call climate security in the agenda of the UNSC। तो पहले तो ट्रंप तो माना नहीं था, लेकिन अब आ गया जो बाइडन। कह रहा है अब सपोर्ट से बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो पश्चिमी देश है ना, विकसित देश, वो पुश कर रहे हैं इंक्लूड करने को, कोशिश कर रहे हैं वो शामिल करने को। अच्छा किस चीज़ को? ऐसी एक चीज़ को जिसको वो कॉल करते हैं
क्लाइमेट सिक्योरिटी, व्हाट दे कॉल क्लाइमेट सिक्योरिटी। और शामिल किस में करेंगे, एजेंडा में, लॉ मेकिंग पावर्स में, यूएनएससी के जो है अंदर। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन के साथ मिलकर के सारे पश्चिमी देश कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट सिक्योरिटी को यूएनएससी के दायरे में ले आएँ। डेवलप्ड वर्ड की वर्ब है इज पुशिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, दे की वर्ब है कॉल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और कुछ देखने वाला है, कह रहा while the urgency to take action to tackle climate change is appreciated, the attempt to securitize the climate agenda could have unintended consequences। कह रहा जहाँ जो अर्जेंसी है, जहाँ जो इमरजेंसी है एक्शन को टेक करने की, और क्यों एक्शन टेक करना है, निपटने के लिए क्लाइमेट चेंज से, कह रहा वो अप्रिशिएटेड है, उसका सब स्वागत करते हैं। जहाँ पे इस इमरजेंसी को कि क्लाइमेट जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, इस इमरजेंसी को सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, इसकी प्रशंसा करेंगे इस अर्जेंसी की। वहीं पे जो अटैम्प्ट है ना सिक्योरिटाइज करने का, सिक्योरिटी एलिमेंट डालने का, और किस में, क्लाइमेट एजेंडा में, उसके हो सकते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसे परिणाम जो आपने सोचे ना होंगे अगर आपने क्लाइमेट चेंज को यूएनएससी के दायरे में रखा। अर्जेंसी की वर्ब है इज अप्रिशिएटेड पैसिव वॉइस में, अटेम्प्ट की वर्ब है कुड हैव, अनइंटेंडेड फॉर्च्यूटस है ना, अनकोज्ड, सभी के सभी सिनोनिम में अनइंटेंडेड के, ऐसी चीज़ें जो आपके इरादे ना हो। सिक्योरिटाइज करना मतलब किसी चीज़ में सिक्योरिटी एलिमेंट घुसाना। टैकल, कंटेंट विद, पुटअप विद, ग्रैपल विद, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। डील विद है ना, ध्यान ये देना है कि सबके आगे विद आता है, खाली छोड़ करके टैकल को। आगे समझ में, ये सारे के सारे विद लेते हैं, सबका मतलब है निपटना, लेकिन टैकल के बाद में विद नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे ब्रिंगिंग द इशू अंडर द यूएनएससी विल ऑल्सो गिव मोर पावर्स टू द वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज विच होल्ड अ वीटो पावर टू डिसाइड ऑन फ्यूचर एक्शन ऑन क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज। कह रहे ब्रिंग करने का काम है इस इशू को यूएनएससी के नीचे, ये साथ ही साथ देगा और ज़्यादा पावर्स दुनिया के इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ को। यूएनएससी का मतलब क्या है, दुनिया के 5 बड़े देश जिनके पास वीटो पावर्स है ना। कह रहा है अगर आप इसको नीचे ले आए यूएनएससी के, तो ज़्यादा पावर्स दुनिया के 5 बड़े इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ को मिल जाएगी, जो कि होल्ड भी करते हैं एक वीटो पावर। और किस चीज़ की पावर है भाई, डिसाइड करने की फ्यूचर एक्शन को, आगे के एक्शन को क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम है सारा का सारा इस मुद्दे से है जो है हमें। ब्रिंगिंग की वर्ब है विल ऑल्सो गिव, विच की वर्ब है होल्ड, विच आया है 5 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के लिए। अच्छा ये 5 कंट्रीज़ तो आपको पता है ना कि नहीं पता, 2 तो इसमें आपको पता लगी गई, चाइना जिसने वोटिंग की नहीं, रशिया जिसने वीटो किया, बाकी की 3 कौन बची। चलो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ बड़ा इसमें है नहीं। यूएनएससी की 5 कंट्रीज ज़रूर से बताओ जो वीटो पावर रखती हैं अपने पास, जिनके पास वीटो पावर्स हैं। रशिया और चाइना मैंने आपको बता दिए हैं। करेक्ट, करंटली ऑल मैटर्स related to climate change are being discussed in the UN Framework Convention on Climate Change या UNFC जो है CCC, a specialized agency। कह रहा है हाल में जो सभी के सभी मैटर्स हैं रिलेटेड टू, जो जुड़े हुए हैं रिलेटेड टू हैं क्लाइमेट चेंज से, वो डिस्कस किए जा रहे हैं पैसिव वॉइस में, कंटिन्यूस टेंस में। और किस में, इस संस्था के अंदर UNFCCC के अंदर, जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम ही क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन करना है। ऑल मैटर्स की वर्ब है आर बीइंग डिस्कस्ड। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर जो वर्ड के फर्स्ट लेटर को हमने कैपिटल किया है, आगे द भी लगाया है। कितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, सबके आगे द आता है, और उनके हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल किया जाता है, छोड़ करके प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को, है ना। तो ऑन का ओ छोटा कोई प्रेपोजिशन आती है या कोई कंजंक्शन आता है तो उसको भी हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। तो ये पंक्चुएशन से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड विद ओवर 190 मेंबर्स इट्स फ्रेमवर्क हैज़ मेड प्रोग्रेस इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। और कह रहा है लगभग या 190 से ज़्यादा मेंबर्स के साथ में इस UNFCCC, इसका जो फ्रेमवर्क है, इसका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, इसने प्रोग्रेस को मेक किया है टैकल करने में, क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट चेंज से निपटने में, है ना। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, स्ट्रक्चर, इसकी वर्ब है हैज़ मेड। टैकल जानते हो आप, डील विद, पुट अप विद, कंटेंट विद, ग्रैपल विद, लेकिन टैकल के बाद में विद ना लगाएं। टैकल का मतलब होता है किसी से निपटना, है ना। चलो कैसे प्रोग्रेस मेक की है भाई, कह रहा है इट इज़ दिस प्रोसेस दैट लेड टू क्योटो प्रोटोकॉल, the Paris Agreement and the recent COP26 summit, and has put in place an international approach
टू कॉम्बैट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। कह रहे यही वो प्रोसेस है, इट इज़ दिस प्रोसेस जो कि लीड टू कर गई हमें कहाँ कहाँ, एक तो क्योटो प्रोटोकॉल की तरफ और दूसरा पेरिस एग्रीमेंट की तरफ और तीसरा जो रिसेंट में COP26 मीटिंग हुई है इनकी तरफ। यही जो चीज़ें हमें ये UNFSC हमें आगे तक ले गई इन सारे एग्रीमेंट्स की तरफ। और कह रहा है इसने पुट किया है इन प्लेस। पुट इन प्लेस का मतलब है किसी चीज़ को ले करके आना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को समझ के ना ले आउट करना। तो कह रहा है इसी ने इस्टेब्लिश किया है एक इंटरनेशनल अप्रोच को कॉम्बैट करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को। आया समझ में? तो इसी की वजह से ही हम ये सारे एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये ठीक से काम जब कर रहा है तो हम क्यों इस मामले को UNFSC के अंदर डाल करके रखें। इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है लेट टू, अच्छा दैट की दूसरी वर्ब है हैज़ पुट, है ना, दैट लेट टू एंड दैट हैज़ पुट। पुट इन प्लेस का मतलब है इस्टेब्लिश या ले आउट करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, एक ब्रेक लूँगा। आप फटाफट से मुझे देख के बताओ इस सेंटेंस में कहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रही है। इस सेंटेंस में कहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रही है। आपकी आंख सधी हुई होनी चाहिए, आपकी निगाह तेज होनी चाहिए। एडिटोरियल में एडिटर गलती कर सकता है, लेकिन आपका तो एग्ज़ाम है ना, आप क्यों करोगे गलती, और वो भी ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। चलो बता देते हैं, मेरे ख्याल से पकड़ में आ गई होगी। अप्रोच टू कहाँ पे भाई, अप्रोच टू दिख गया ना। अप्रोच टू के बाद में क्या चाहिए हमें, इस लिस्ट के हिसाब से इसके बाद में या तो नाउन या वर्ब की ING फॉर्म। अब मुझे बता दो अप्रोच टू के बाद में इसने क्या लगाया हुआ है। अप्रोच टू के बाद में इसने वर्ब लगाई हुई है कॉम्बैट। अप्रोच टू कॉम्बैट, आया समझ में? कॉम्बैट नहीं, टेक्निकली आना चाहिए कॉम्बैटिंग, है ना। चलो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। कैर श्योर there is valid criticism that decision making at UNFCCC conferences is slow and there has to be faster collective action to tackle climate change and associated challenges। कह रहे श्योर हम मानते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, वैलिड क्रिटिसिज्म है, बिल्कुल सही आलोचना हो रही है। और किस चीज़ की, कि जो डिसीजन मेकिंग है UNFCCC में, इसकी कॉन्फ्रेंसेज में, ये बड़ी स्लो है और वहाँ पे होना चाहिए देयर हैज़ टू बी ज़्यादा फास्टर, ज़्यादा तेज़ी से कलेक्टिव एक्शन टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज को और उससे जुड़े हुए चुनौतियों को। तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि UNFSC बहुत अच्छे से काम कर रही है, काम तो कर रही है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म भी हम मानने को रेडी हैं कि इसकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होती है, कलेक्टिव एक्शन को यहाँ पे करवाने की बहुत ज़रूरत है तेज़ी से। क्रिटिसिज्म की वर्ब है इज़, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखा होता है। वैलिड मतलब सही। डिसीजन मेकिंग की वर्ब है इज़ और कलेक्टिव एक्शन की वर्ब है हैज़ टू बी यहाँ पे इन्फिनिटिव है, हैज़ आपकी मेन वर्ब है। देयर से क्लोज शुरू हो तो वर्ब के बाद में ही सब्जेक्ट को आप देखेंगे। एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए। कह रहा बट द सोल्यूशन इज नॉट द आउटसोर्सिंग डिसीजन मेकिंग टू 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC। कह रहा लेकिन वही बात है, ये पूरी बात का सोल्यूशन, इस पूरी बात का समाधान ये नहीं है कि आप आउटसोर्स कर दें, आप आगे थमा दें डिसीजन मेकिंग को 5 परमानेंट मेंबर्स को जिनके पास वीटो है UNSC के अंदर। तो ठीक है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा तो इसी से काम करवाएंगे अच्छे से, जिसका काम उसी को साझे। सोल्यूशन ये नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा तो UNSC में इस मामले को सुरक्षा से जोड़ करके डिसीजन मेकिंग की पावर्स दिलवा दे। सोल्यूशन की वर्ब है इज़, आउटसोर्स करना मतलब किसी चीज़ का सोर्स आउट करना, किसी चीज़ को करने के लिए किसी और को दे देना। जैसे खास करके अमेरिका से और आप यूरोप से देखोगे कि छोटे मोटे काम है उनको ऑनलाइन आउटसोर्स कर दिया जाता है एशिया के अंदर, हांगकांग, इंडिया, चाइना और जो है पाकिस्तान के अंदर। तो उनके जो मैनुअल काम होते हैं ऑनलाइन डेटा एंट्री वगैरह वो हम लोग कर देते हैं, तो वो क्या हमें थोड़ा सा पैसा भी दे देते हैं ऑनलाइन। तो वो क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं अपने काम को, बाहर से सोर्स करवा रहे हैं। तो वही बात हमें यहाँ नहीं करनी है, सोल्यूशन हमें UNFSC में करवाना है, UNSC में इसको आउटसोर्स नहीं करना है। आउटसोर्स बहुत अच्छा वर्ड है, कॉमन सा वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑल्सो इट इज़ रॉन्ग टू लुक एट क्लाइमेट चेंज थ्रू द प्रिज्म ऑफ सिक्योरिटी। कह रहा और ये भी गलत है, रॉन्ग होगा अगर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज को सिक्योरिटी के लेंस से, सिक्योरिटी के प्रिज्म से। तो सिक्योरिटी की निगाह से इसको मत देखो। कुछ कंट्रीज़ में ये सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, बाकी कंट्रीज़ में अभी तक नहीं हुआ है। इट की वर्ब है इज़, जब आप किसी चीज़ को थ्रू द प्रिज्म ऑफ या थ्रू द लेंस ऑफ समथिंग देखते हो तो आप उसी निगाह से उसको देखते हो, उसी लेंस से, प्रिज्म से देखते हो, है ना। ये फ्रेजेस एक ही बात है।
कह रहा ईच नेशन फेसेस डिफरेंट चैलेंजेस इन ट्रांजिशनिंग इनटू अ ग्रीनर इकोनॉमी। दुनिया का हर नेशन फेस करता है अलग तरह की चुनौतियों को ट्रांजिशन करने में। ट्रांजिशन का मतलब होता है शिफ्ट करना, है ना, शिफ्ट करने में ग्रीनर इकोनॉमी के अंदर। ग्रीन इकोनॉमी मतलब जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ हो, जिसमें सोलर पावर, विंड पावर, थर्मल पावर, है ना, न्यूक्लियर पावर, ऐसी पावर्स यूज़ हो। तो हर कंट्री की अलग अलग चुनौतियाँ हैं इस किस्से के अंदर। नेशन की वर्ब है फेसिस, ट्रांजिशन इनटू, मूव इनटू, शिफ्ट इनटू, किसी चीज़ में बदलाव। ईच एक ऐसा प्रोनाउन या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फॉर्म में अपने बाद में जो भी नाउन लेगा वो सिंगुलर लेगा और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेगा। ईच एक प्रोनाउन भी है ना, इसके बाद में ऑफ भी आ जाता है। एडजेक्टिव फॉर्म जब बनाओ, जब इसके बाद में ऑफ ना हो, तो जो भी नाउन आप लगाएंगे वो सिंगुलर और उसकी वर्ब भी हमेशा सिंगुलर। Whereas India's permanent representative at the UN, T.S. Trimurti, pointed out that developed countries, all big polluters, have not met the promises they made with regard to climate action. कह रहा है जैसा कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने, परमानेंट प्रतिनिधि ने यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस में, जो कि हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, उन्होंने पॉइंट आउट भी किया, उन्होंने इशारा भी किया। अच्छा, क्या इशारा किया? कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जो सभी की सभी बड़ी पोल्यूटर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा धुआं दुनिया में छोड़ के बैठी हैं, कह रहे ये डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, इन्होंने अभी भी मीट नहीं किया अपने प्रोमिसेस को, वादों को जो उन्होंने मेक किया था, जो उन्होंने किए थे वादे ले करके विद रिगार्ड टू क्लाइमेट एक्शन को। तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने यही बोला कि ऐसे लोगों को पावर्स कैसे दे दें जो अपने खुद के वादे ही पूरे नहीं कर रही हैं पोल्यूशन करने के बाद। अब ये पोल्यूशन खुद तो कम करेंगी और डेवलपिंग कंट्रीज़ पे सारा जो है दारोमदार डाल देंगी कि आप भी पोल्यूशन कम करो, अपनी डेवलपमेंट को काट दो। रिप्रेजेंटेटिव की वर्ब है पॉइंटेड आउट, डेवलप्ड कंट्रीज़ की वर्ब है हैव नॉट मेट, दे की वर्ब है मेड, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिगार्ड टू, मतलब इस चीज़ से रिलेशन में। बड़े आगे सिंपल सेंटेंसेज हैं। कह रहा द लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी इनकरेज्ड टू कीप द प्रोमिसेस दे मेड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो दुनिया के लीस्ट डेवलप्ड देश हैं, सबसे गरीब देश हैं या डेवलपिंग देश हैं, जो विकासशील देश हैं, इंडिया, ब्राज़ील और अफ्रीका जैसे, कह रहे हैं इनको इनकरेज करना चाहिए। और कैसे इनकरेज करना चाहिए भाई? कीप करके प्रोमिसेस को इनकरेज करना है कि अपने प्रोमिसेस को कीप करें, अपने वादों को बनाए रखें, जो वादे इन्होंने किए थे दे मेड। अच्छा, कैसे इनकरेज करेंगे इनको? फाइनेंशियल असिस्टेंस के जरिए, पैसे की मदद के जरिए। तो ये एक एग्रीमेंट हो चुका है ऑलरेडी दुनिया में कि जो अमीर देश हैं जिन्होंने खूब धुआं छोड़ा है, अब वो गरीब और डेवलपिंग देशों को बहुत सारा पैसा देंगे ताकि वो उस पैसे से सोलर पावर, विंड पावर के प्लांट अपने यहाँ लगा सके। तो अगर आपको इनको इनकरेज करवाना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो अपने वादे पूरे उतरें, वादों पे खरा उतरें, तो आपको उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी पड़ेगी, अमीर देशों को अपना वादा निभाना पड़ेगा। आ गया समझ में? कंट्रीज़ की वर्ब है शुड बी इनकरेज्ड, दे की वर्ब है मेड, असिस्टेंस मतलब हेल्प। कह रहा दिस नीड्स टू बी अ कलेक्टिव प्रोसेस and the best way is through the UNFCCC where decision made are by consensus। और कह रहे ये जो चीज़ है ऊपर वाली, ये होनी चाहिए एक कलेक्टिव प्रोसेस, सबकी मिलीजुली प्रोसेस। और सबसे अच्छा तरीका इस काम का है इस संस्था के जरिए थ्रू द UNFCCC, जहाँ पे डिसीजंस को बनाया जाता है। डिसीजंस जो हैं वो बनाए गए डिसीजन जो हैं वो होते हैं सभी के सभी कंसेंसस के जरिए, आपसी एग्रीमेंट के जरिए, है ना। डिसीजंस मेड आर बाय कंसेंसस, डिसीजन जो मेक किए जाते हैं वो सभी के सभी यूनानिमिटी या कंसेंसस में होते हैं। सिंपल सेंटेंस, दिस की वर्ब है नीड्स, बेस्ट वे की वर्ब है इज, थ्रू का मतलब है जरिए, इसको वाया भी बोलते हैं। डिसीजंस की वर्ब है आर, मेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिसीजंस के बारे में बता रहा है। कंसेंसस मतलब आम सहमति, म्यूचुअल एग्रीमेंट या यूनानिमिटी, सबकी राय। कह रहा है द UNFCCC should not only make sure that the promises made by member countries, especially the powerful ones in previous conferences, are kept, but also expand the scope of discussions to include climate related security issues। तो कह रहा है अब जो आप UNSC में कर रहे हो ना, वही UNFCCC में करके दिखाओ। कह रहा है UNFCCC को ना केवल मेक श्योर करना चाहिए, इस चीज़ को पुष्टि करना चाहिए, इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए दैट कि जो प्रोमिसेस हैं, जो वादे हैं, जो मेड बाय हैं, जो बनाए गए हैं, और किसके द्वारा?
कंट्रीज़ के द्वारा, देशों के द्वारा, खास करके पावरफुल कंट्रीज़ के द्वारा, है ना, परमानेंट 5 मेंबर्स के द्वारा। और कब? प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेस में, पहले होने वाली मीटिंग्स में। कह रहा है ये प्रोमिसेस केप्ट किए जाते हैं, ये प्रोमिसेस बनाए जाते हैं, इनको बनाए रखा जाता है। तो ना केवल इसको ये मेक श्योर करना चाहिए, बट ऑल्सो साथ ही साथ इसको एक्सपेंड करना चाहिए, बड़ा बनाना चाहिए स्कोप को, दायरे को, और किसके? डिस्कशंस के, ताकि इंक्लूड किया जा सके क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज़ को, जो हम यूएनएससी में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएनएफसीसीसी में दायरे को बड़ा कर दो, यहीं पे सिक्योरिटी इश्यूज़ को भी डिस्कस करवा लो, क्योंकि इसमें सभी मेंबर्स हैं, तो 5 देशों की नहीं चलेगी, पूरी दुनिया की आम सहमति से काम होगा। यूएनएफसीसीसी का वर्ब है शुड नॉट ओनली मेक, प्रोमिसेस की वर्ब है आर केप्ट। तो पहली वर्ब है इसकी शुड नॉट ओनली मेक, और दूसरी वर्ब है बट ऑल्सो शुड एक्सपैंड। आया समझ में? तो यहाँ पे शुड कॉमन है दोनों में, नॉट ओनली से पहले, मतलब मेक से पहले, और बट ऑल्सो भी एक्सपैंड नाम की वर्ब से पहले, दोनों के बाद सेम टाइप ऑफ वर्ड जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड रखा हुआ है। चलिए यहीं पर रैप अप करेंगे सेशन को। बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल था, इंटरेस्टिंग भी था। एक क्विज़ का क्वेश्चन भी दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्टिव का। पहले अपना आज का क्विज़ देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है। पहला वाला तो बहुत ही ईजी है। आपसे पूछा है इंडिया और रशिया के अलावा इनमें से कौन सा ऐसा देश है या संस्था है जो क्लाइमेट चेंज के इस ड्राफ्ट बिल के अपोजिशन में थी। ठीक है ना, यहाँ पे अपोज्ड एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसके बाद में टू को लगाया गया, वॉज अपोज्ड टू। अच्छा, दूसरे में क्या किया हमने, यहाँ पे 2 एरर्स को आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सी एरर्स हैं। पहले देखोगे आप ऑब्जेक्ट नाम की वर्ब कैसे काम करती है, चेक करोगे आप, इसके बाद में टू लगेगा नहीं लगेगा। दूसरा आपको देखना है मैनी अ, जो अपने बाद में सिंगुलर नाउन्स को ही लेता है। मैनी अ, क्या इसके बाद में सिंगुलर नाउन लगा है क्या नहीं लगा। तो 2 एरर्स को आपको फाइंड करना है। मैनी आप जानते हो ना, इसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। लास्ट में आपको फिलर्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे देखना है कॉन्सिक्वेंस, फॉर्चुटस, परव्यू और एक्सेसरबेट में से क्या लगाओगे। और फिर यहाँ देखना है क्रिटिकल टू। क्रिटिकल टू दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, क्रिटिकल टू, क्रूशियल टू या क्रिटिकल टू, क्रिटिकल टू भी इसमें कहीं होगा, है ना, क्रिटिकल टू। इसके बाद में आप कैसे वर्ब्स को यूज़ करोगे, है ना, कंटेन लिखोगे, टैकलिंग विद लिखोगे, ग्रैपलिंग लिखोगे, लिमिटेड लिखोगे। सही वर्ब को सही फॉर्म में आपको क्रिटिकल टू के बाद में यूज़ करना है। हिंट मैंने आपको दे दिए, 5 के आंसर्स रखे हैं फर्स्ट कमेंट में, इसी वीडियो के नीचे पिन कमेंट है, वहाँ से जाकर के आप आंसर्स को चेक करें। मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करके मुझे अपना स्कोर जरूर से बताना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्टिव का। इंडिया का ये स्टांस रशिया के साथ मिल करके इस रेजोल्यूशन को कैंसिल करवाने का, आप इसके कितने सपोर्ट में हैं। अब आपने दोनों चीज़ें देख ली हैं। अगर ये वहाँ पे पास हो जाता है यूएनएससी में तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और क्लाइमेट चेंज अपने आप में कितनी खतरनाक चीज़ है, इस पे अगर काम नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव या एस्पेक्ट से आपको बताना है क्या आप इंडिया के और रशिया के सॉल्यूशन से, एक्शन से सहमत हैं या नहीं। लिखने की कोशिश करो, 2-3 सेंटेंस डालो, कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो लिखने की आदत आपकी बनेगी। मुलाकात होगी कल के सेशन में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू एप्लीकेशन या मेरे कोर्सेज से रिलेटेड, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अंटिल देन साइनिंग आउट।